वेलकम बैक। आर्यभट्टा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रिसिटी के आगे के पार्ट में लेकर चलते हैं। पिछले बार हमने करंट के डायरेक्ट, आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसे रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हम मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट है। हेंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट will be from positive to negative. Okay? साफ साफ लिखा हुआ है, the conventionally the direction of an electric current is taken as opposite to the direction of an electric charge. Current flows from positive charge to the negative terminal via the bulb. रास्ता है, इसी बल्ब के रास्ते से वो बहेगा। अब पूछा जाता ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, यानी कि करंट को फ्लो करवाता है। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए ये ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस में और एक क्लोज लूप हो। डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल, यही इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है सब के लिए, जिस वजह से फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है। आप जानते हो दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं हम लोग विद द डिफरेंस बिटवीन इन कनेक्टेड कंटेनर्स। आप मान लो एक कंटेनर या दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर हम और पानी इसमें भरे तो वो पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से कि जैसे कि अगर इन दो पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी यहाँ का पोटेंशियल अलग हो और यहाँ का पोटेंशियल अलग हो, हेंस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट होता है, तो वहाँ पर मूवमेंट होता ही होता है। जैसे कि हम लोग पॉइंट्स है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया, दैट्स वाई वाटर ऊपर से नीचे बहा। ठीक उसी तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इस कारण जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करंट, क्यों बिल्कुल फ्लो ऑफ वाटर की तरह ही कॉलम्स पे फ्लो करता है। वाटर हमेशा से इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक्यूरेट दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो इसलिए और ये वाला लोअर, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। क्या आप जानते हो कि कैसे? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स के कारण होता है, यानी माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। मेटलिक कंडक्टर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इसलिए होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो। फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या माना कि वो अपोजिट है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्शन के, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेम है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का डायरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन जो अपोजिट है। अगर ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो जो प्रोटॉन्स हो गए वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और हम लोग ने कहा डायरेक्शन में जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। डायरेक्शन बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्शन में है। एक इलेक्ट्रिक करंट, एक करंट में एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, ये याद रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते, फ्लो एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही करते हैं, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस करता है। बस उसका डायरेक्शन हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के डायरेक्शन से बताते हैं। जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट का वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब तक हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स है एक कंडक्टर में, इसीलिए अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो भी अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स है। एक कंडक्टर है, अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो ये पक्का है कि उससे चार्ज पार्टिकल्स पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो करंट का अमाउंट भी होगा वो भी चार्ज पार्टिकल से किसी ना किसी तरह रिलेटेड होगा। इसीलिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर जो होता है वो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। मान लेते हैं टाइम 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में 5 कूलम अगर हमारा चार्ज फ्लो किया, देन करंट विल बी 5 कूलम बाय 5 सेकेंड, हेंस करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, हमारे चार्ज का यूनिट कूलम होता है टाइम का सेकेंड, तो अगर हम करंट का एम्पियर कहे तो वो
करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ यूनिट सब्स्टिट्यूट करें, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टोटल टाइम, कूलम टाइम का सेकेंड, और अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 1 डालेंगे तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग? वोल्ट, एक मिनट, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर when 1 coulomb of charge passes through the conductor in 1 second। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 coulomb of charge फ्लो करता है तो जो करंट होगा वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। हमने इससे पहले भी डिफाइन किया था कि एक क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज 1 coulomb का 1 सेकेंड में पास करता है तो करंट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। या हम क्रॉस सेक्शन नहीं बोलकर कंडक्टर बोल रहे हैं। बोथ आर सेम, करंट का यूनिट एम्पियर है, चार्ज का यूनिट कूलम है, टाइम का सेकेंड है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के होता क्या है? सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए ओम्स लॉ का। ये एक सर्किट है, ये हमारा एक रेजिस्टर है, यहाँ पर हमने वोल्टेजेस, वोल्ट्स मतलब सेल्स लगाए हुए हैं जो कि वीवी वोल्ट्स के हैं। ये हमारा स्विच है, ये हमारा आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टर है। तो क्यों हमने वोल्ट मीटर लगाया एम और एन के बीच के? एम और एन के बीच के वोल्टेज को नापने के लिए हमने वोल्ट मीटर इसलिए लगाया। और आमीटर किस लिए लगाया? हमने आमीटर करंट को नापने के लिए लगाया कि आखिर हमारे सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एम और एन के बीच में, और आमीटर इस पूरे सर्किट से करंट को नापने के लिए। ओके, अब ओम्स लॉ क्या है वो हम इसी सर्किट से समझेंगे। आप एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ, बैटरी जिसमें 5 सेल्स हो, 1 2 3 4 5 इक्वल पोटेंशियल के, और रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस R का हो, और एक स्विच हो। आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करो, आमीटर को कनेक्ट करो अलोंग द रेजिस्टर, और आप याद रखो कि शुरुआत में सिर्फ एक ही सेल से सर्किट कनेक्टेड हो। अब आप सर्किट को स्विच ऑन करो और रीडिंग्स चेक करो, आमीटर में भी वोल्ट मीटर में भी। अब फिर 2 सेल से चेक करो और फिर रीडिंग चेक करो आमीटर और वोल्ट मीटर में। इस प्रोसेस को आप 3 से 4 बार 3 सेल्स लेकर करो, 4 सेल्स लेकर करो, 5 सेल्स लेकर करो, और रीडिंग्स को चेक करो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जब हमने एक सेल लिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था एम और एन के बीच का वो 2 वोल्ट आया और करंट 1 एम्पियर। और जब हमने 2 सेल्स लिया तो पोटेंशियल बढ़कर 4 वोल्ट हो गया बिटवीन एम एंड एन, और करंट भी बढ़कर 2 एम्पियर्स हो गया। और जब हमने 3 सेल्स लिए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था एम और एन के बीच में वो 6 वोल्ट हो गया, और जो इलेक्ट्रिक करंट था उनके बीच में वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, और जब हमने 4 सेल्स लिए देन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर 8 हो गया और करंट भी 4 हो गया। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, तो फिर हम देखेंगे कि इन सारे 5 रीडिंग्स को करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे और करंट वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन हो, इट शोज दैट द component on the y axis is directly proportional to the component of x axis। इसका मतलब क्या है कि जब भी y axis का component बढ़ेगा तो x axis का component भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घटेगा। यहाँ पर हमने देखा पहले पोटेंशियल 2 था, करंट 1 था, और फिर पोटेंशियल 4 हो गया तो करंट भी डबल हो गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस 6 हुआ, यानी कि इट इज लाइक 4/2 × 3, यानी × 3/2, तो ये भी 3 हो गया। यानी जिस रेशियो में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारा करंट भी बढ़ रहा है। हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इससे क्या पता चल रहा है कि करंट एक फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यही V/I जो है कांस्टेंट है इन 5 केसेस में। ये शो करता है कि V/I कांस्टेंट है, और ये डिपेंड नहीं करता कि हम कितने सेल्स लें। हमने सेल्स का नंबर बढ़ाया, पहली बार 1 सेल, दूसरी बार 2 सेल, तीसरी बार 3 सेल,
फिर 4 सेल, फिर 5 सेल, और हर बार के v बाई आई को कैलकुलेट किया और हर बार हमारा v बाई आई जो है वो 2 आया है जो कि कांस्टेंट है। तो ये शो करता है कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। इसी रिलेशन को ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। आखिर स्टेटमेंट क्या है इसका? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, यानी कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, यानी V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ आर हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि रेजिस्टेंस है रेजिस्टर का। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज के फ्लो को कोशिश करता है रोकने की, वो जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं और उसको मेजर किया जाता है ओम्स में। इसीलिए हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल टू V बाई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर। यानी ओम्स लॉ के अनुसार करंट क्या है? वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा तब भी करंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। और ये रेजिस्टेंस के इनवर्स I बढ़ेगा तो I घटेगा और I घटेगा तो I बढ़ेगा। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें, रेजिस्टेंस को सेम रखें, तो करंट भी डबल हो जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करें, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रख के, तो करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ था। इसी पे बेस्ड होता है ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।